नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको शिक्षा के हक या राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। ये माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निर्देश को ईमानदारी से क्रियान्वित करेंगी। इस कानून के तहत भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जितने भी हैं और इस बीच आने वाले बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित की गई है। और इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी आपको राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, और अगर आपका राइट टू एजुकेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा आप 8377009636 पर भी कॉल करके कोई भी राय जानना चाहते हैं इस मसले से जुड़ी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर। तो बिल्कुल शिक्षा के अधिकार से जुड़ी जानकारी आज हम आपको देंगे और हमारे अधिवक्ता प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम लाने के पीछे आखिर मकसद क्या था? नेल्सन मंडेला जी ने एक उनका कोट है, बहुत फेमस कोट है कि किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा और उसके यूथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी भी देश का अगर नागरिक अगर एजुकेटेड है तो उस देश की प्रगति को ऊपर लाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये नेल्सन मंडेला जी बहुत, और वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस टू लिव बनाने के लिए एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस टू लिव बनाना है तो उसके लिए वहां के सिटीजन एजुकेटेड होने चाहिए, उनको हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, अपने आसपास का होना चाहिए। ये तो नेल्सन मंडेला जी की कोट था जो एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था। जायरा जी, राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में ये इसमें अमेंडमेंट हुआ था, और बेसिकली आर्टिकल जो 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो हमारे भारतीय संविधान है, उसका आर्टिकल 21 वो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। और उस लाइफ एंड लिबर्टी में ही आर्टिकल 21A है जो राइट ऑफ एजुकेशन की बात करता है कि एजुकेशन किसको मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए। एक बात और इस पे मैं कहना चाहूंगा कि जो राइट ऑफ एजुकेशन के तहत जो भी बच्चे हैं, ये राइट टू एजुकेशन प्रोहिबिट करता है कि उन बच्चों को आप किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं करेंगे किसी भी तरह का, तो उसके ऊपर प्रोहिबिट करता है कि एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट, वो चाहे फिजिकल हो या फिर वो मेंटल हैरेसमेंट हो। साथ ही साथ ये राइट टू एजुकेशन इस बात को भी डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेट करने से भी रोकता है कि वो जेंडर के ऊपर बेस्ड हो या कास्ट के ऊपर बेस्ड हो या क्लास के ऊपर बेस्ड हो, रिलीजन पे बेस्ड हो, स्क्रीनिंग पे बेस्ड हो। ये सब कुछ राइट ऑफ एजुकेशन की जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको प्रोहिबिट करता है। हमारे देश की बात करें अगर हम जायरा जी, तो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना ये सरकार का की ड्यूटी है। सरकार ड्यूटी बाउंड है कि किसी भी बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का होगा उसको आप एजुकेशन देंगे, और खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। इसके लिए वो कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, और एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से
उस पे एडमिशन के टाइम करेंगे, आप कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे, जैसे और प्राइवेट जो ट्यूशन सेंटर्स हैं वहां पर टीचर्स के लिए कुछ कुछ बोला गया है। तो ये सब कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं राइट टू एजुकेशन को जानने के लिए। जी जी। प्रदीप जी, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है और जो किसी स्कूल में दाखिला उसका नहीं हो रहा हो, तो अभिभावक ऐसे में क्या कर सकते हैं? जाहिर जी, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में खास तौर में, और ये सरकार की ड्यूटी है और उनका राइट है जो 21A ने दिया है, आर्टिकल 21A ने दिया है राइट ऑफ एजुकेशन हर एक बच्चे को। अगर किसी कारण से बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वो अपना एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सामने सबमिट करे और उस पर बताए कि मैं सारी बेसिक क्वालिफिकेशन, बिकॉज कुछ और कोई उनके पास रीजन नहीं है बच्चे को एडमिट ना करने का, सिवाय इसके कि वो उसका नॉर्मल, अगर स्कूल की बात करेंगे तो मेंटली फिट होना चाहिए जी, और उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए कम से कम। अगर ये दो कंडीशन मिलती हैं और उसको फिर भी वंचित किया जाता है दाखिले से किसी स्कूल के अंदर, तो आप ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को आप एक लेटर लिख सकते हैं, साथ में ही उसकी कॉपी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। जी जी। क्या यह कानून सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों पर भी लागू होता है? एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट, तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर एक कोटा फिक्स किया होता है। उस कोटे के बच्चे वो इकोनॉमिक, बेसिकली क्योंकि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको फंड जनरेट करने होते हैं स्कूल को रन करने के लिए, इसीलिए उनका फीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। लेकिन मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी जब जिस जमीन को लेते हैं वो कोई ना कोई अथॉरिटी उनको, गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो लैंड उनको अलॉट करती है स्कूल बिल्ड करने के लिए, और उसमें जो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ट्रस्ट या सोसाइटी जो स्कूल को रन कर रही है, प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे में उसमें कंडीशंस होती है कि आप इतने % बच्चों को कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन देना उनके लिए अनिवार्य है। जी। और दाखिले के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? सबसे पहले इसमें जो एक ही चीज मैंने अभी पहले भी आपको बताया जी, कि इसमें दस्तावेज में ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक, अगर जब आप गवर्नमेंट स्कूल है तो आपके पास सिर्फ एक आपका एज प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपका ये पता लगे कि आप 6 साल से हो चुके हैं। दूसरा, क्योंकि अगर एक मानसिक तौर पे बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, हेल्दी माइंड से होना चाहिए, क्योंकि जो हेल्दी माइंड से बच्चा नहीं होगा उसकी शिक्षा के लिए फिर दूसरे स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर उनको एजुकेशन दी जाती है। जी जी। क्या उम्र का प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित किया जा सकता है? जी, इसमें वैसे तो क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट खुद ही बोलता है कि 6 साल से 14, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम एज है वो 6 ईयर्स है। अगर किसी बच्चे के पास, जैसे गांव में खास तौर में या पिछड़े वर्गों में, पिछड़ी ऐसी जगह पे आदिवासियों में या ऐसे वर्गों में जहां पर की प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं होता, क्योंकि बच्चे का जन्म कई बार घरों, छोटे गांव में या ट्राइबल एरिया में घर में भी हो जाता है, तो उसके लिए उनको एक बात करनी होती है कि वहां पे जो भी सरपंच होगा या कोई मुखिया होगा गांव का, वो इस बात को वेरीफाई कर दे कि ये बच्चा 6 साल की उम्र का हो गया है, इसको दाखिला दे दिया जाए। तो ऐसा करने से अगर किसी के पास अपनी जन्म का प्रमाण पत्र भी नहीं है तो वो फिर उस स्कूल में जाके और उसको दिखाएगा, उसके बेस के ऊपर उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा और वहां एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है।
जी जी। इसके अलावा अनेक ऐसे विद्यालय मानते हैं कि आरटीई के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के परिणाम का स्तर गिर जाएगा, अतः तो वो इन बच्चों को प्रवेश देने को हतोत्साहित करते हैं। और ऐसे हालात में अभिभावकों को क्या करना चाहिए? जयरा जी, ये तो बड़ी एब्सर्ड सी बात है कि एजुकेशन के ऊपर गरीब और अमीर इस बात का कोई वो नहीं है। कोई भी बच्चा, अभी काफी कुछ महीने पहले ही आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में काफी एक बात चर्चित थी कि एक सब्जी बेचने वाले की बेटी ने आईएएस को टॉप किया है। जी जी। इसी तरह बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि जहां पर गरीब बच्चा होने के बावजूद भी उनको वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छी जगह बाद में लेटर। कलाम साहब का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे, रॉकेट मैन भी बोला जाता है उन्हें। उन्होंने सारा का सारा ये कहना कि भाई कोई गरीब बच्चा जो होगा वो अच्छा नहीं हो सकता, मार्क्स अच्छी नहीं लाएगा, मेरे हिसाब से ये बात कहना गलत होगा। ऐसे में अगर बच्चा वाकई, क्योंकि आजकल काफी स्कूल में एक ट्रेंड और भी कर दिया है कि वो एक टेस्ट टाइप ले लेते हैं एडमिशन देने के से पहले, तो वो बच्चे की एबिलिटी वहां से भी प्रूव हो जाती है कि बच्चा काफी होशियार है। और शुरू में तो सभी बच्चे एक जैसे होंगे जी। आपको बाद में ही तो पता लगेगा ना, अगर आप नर्सरी में बच्चा करेंगे तो नर्सरी का बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, वो दोनों एक जैसे ही होंगे। तो उस स्टेज पे तो आपको एडमिशन दे लेंगे। और वही राइट टू एजुकेशन कह रहा है कि ये आर्टिकल 21A में बोला, मतलब आपको जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वो बोलता ही है कि ये जो मस्ट है एवरी चाइल्ड, जो सब बच्चे जो 6 से 14 साल की उम्र में हैं, उनको आप फ्री एंड कंपल्सरी, वर्ड है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जी, लेकिन ऐसे में अगर स्कूल ऐसा करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, तो कोई शिकायत करने का कोई तरीका इस तरीके से हो कि ऐसे अभिभावक जाकर शिकायत कर सकें ऐसे स्कूलों की? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां आप बता दें। और आप बता दें ये कि अगर स्कूल के पास ये कहने के लिए, क्योंकि जो भी पेपर होगा या जिसपे वो करेंगे, अदरवाइज तो राइट टू फ्री एजुकेशन उसका राइट है। अगर वो ये कहते हैं कि बच्चे में कुछ कमी है, पढ़ाई में दूसरा बच्चा अच्छा है, तो ऑब्वियसली कोई स्कूल के पास रीजन होना चाहिए जिससे वो अपनी बात को प्रमाणित कर सके। खाली कह देने से कुछ नहीं होता। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाके अपनी एक एप्लीकेशन दें, उसमें अपनी समस्या बताएं, और मेरे हिसाब से स्कूल के पास डायरेक्शन आ जाएंगी कि आपको इस बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा। जी, वहीं बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? प्राइवेट ट्यूशन पे जायरा जी, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन वो एक इंडिविजुअल का एक्ट आ जाता है। प्राइवेट ट्यूशन के लिए अगर आप जाएंगे, वो उसमें किसी तरह की, या तो जो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, आफ्टर द स्कूल आवर्स देते हैं, और उनको किसी तरह का ग्रांट अगर सरकार से मिल रहा होता है जी, तो वो ड्यूटी बाउंड होते हैं। अदरवाइज प्राइवेट जो शिक्षा देते हैं वो इंडिविजुअल एंटिटीज होते हैं। उनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आप कंपल्सरीली किसी भी बच्चे को अलग से शिक्षा देंगे। प्रदीप शर्मा जी, आगे अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए भी सभी निजी स्कूलों की कक्षा 1 में दाखिले के लेने के लिए 25% का जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में बताइए। तेरा जी, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा जिससे कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसमें तो वैसे ही राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना ही देना है। अब बात करते हैं प्राइवेट निजी जो संस्थाएं हैं, निजी स्कूल हैं, जिनको जी आपको एक बात जानना सब लोगों के लिए जरूरी है कि निजी स्कूल को चलाने के लिए कोई ट्रस्ट या सोसाइटी होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट या सोसाइटी लैंड को लेने के लिए, अगर जैसे दिल्ली का लें तो दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको आप एक आवेदन पत्र देते हैं और उसमें बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे
एक ट्रस्ट है, हमारा ये स्ट्रक्चर है, हमारे ये फाइनेंसेस हैं और हम एक स्कूल रन करना चाहते हैं जी। तो वो एक आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी और उसका एनालिसिस होने के बाद सरकार ये देखती है कि क्या ये सक्षम भी है, तो ये ट्रस्ट उस एजुकेशन को रन करने का, जिसके लिए वो जमीन लेने आए हैं, उसको रन करने में सक्षम भी है या नहीं है। अगर सब चीजें ठीक पाने के बाद सरकार ये देखती है, पाती है कि जो ट्रस्ट या सोसाइटी अप्लाई कर रहा है लैंड के लिए वो सक्षम है, तो लैंड अलॉट उस पर्पज के लिए जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है सरकार को, वो उनको अलॉट कर देती है। जब लैंड अलॉट करती है तो ऑब्वियसली ये लैंड सरकारी जो रेट्स है लैंड के, उनके कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में लैंड इनको मिल जाती है। लैंड जब मिल जाती है तो सरकार कुछ शर्तें उस ट्रस्ट के सामने रखती है कि आपको इतने परसेंट बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उनके लिए कुछ वो रखती है कि इतने परसेंट सीट को आपको इतने परसेंट बच्चों को एजुकेशन देना ही लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना पड़ेगा। तो इन कुछ कंडीशंस के साथ जब लैंड अलॉट हो जाती है तो स्कूल रन हो जाता है। अब क्या है कि वो ट्रस्ट या सोसाइटी इस बात के लिए बाउंड हो जाते हैं कि जो उन्होंने एग्रीमेंट सरकार से जमीन लेते वक्त किया उसको उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी जब लॉकडाउन के पीरियड में मेरी काफी सारी पीएल्स आई थी, उनमें से जो सबसे शुरू में मैंने जो पीएल लगाई थी वो एजुकेशन के ऊपर लगाई थी, जिसमें कि फीस ट्यूशन फीस के तक देने, जो गवर्नमेंट और अदर स्टेट में भी हो गया था बाद में कि आप सब पूरी फीस ना देके एक ट्यूशन फीस बच्चे को देंगे। जी जी। और इस वक्त एक कॉलर भी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल रामजतन पासवान दरभंगा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजतन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, हमारे 2002 में केस हुआ, रेप केस हुआ, डकैती हुआ, 107 हुआ, 114 हुआ, तो रंग बिरंग का केस करते गया, हम लोग केस करते गया, हम जीतते गए और तारीख पर तारीख इस सब केस में जीत गए। और एक रेप केस हमारा चल रहा है, महीना में 4 गो तारीख देता है, न जज साहब को न कागज देखता है न कुछ देखता है। हम एक भी केस नहीं करते हैं, किसी पर नहीं केस करते हैं। मजदूर आदमी है, कमाते हैं, खाते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं, है ना। हम किसी को बुरा नहीं सोचते। अगर हम गलत हैं तो हमारे पूरे परिवार को जी। तो आप क्या सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, हमारे ऊपर जो है ना बहुत केस कर दिया है, तो हमको जजमेंट मिलिए नहीं रहा है सर, इंसाफ मिलिए नहीं रहा है। जी प्रदीप जी, हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ तो सवाल नहीं है इनका, लेकिन फिर भी आप जवाब दे सकते हैं इन्हें। जी, हमारा जो क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने बताया, जैसा मैं सुन पा रहा था जी, रेप केस है जी। सबसे पहले तो रेप केस को 376 आईपीसी में हम कवर करते हैं और काफी हीनियस और काफी संदिग्ध, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत हीनियस क्राइम माना जाता है। जी जी, जघन्य अपराध जिस तरीके से होते हैं। जी, जघन्य अपराध माना जाता है। और इसमें सबसे पहले बिकॉज इसमें जैसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे ही ये पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस इनको अरेस्ट करती है, उसके ऊपर आप फिर अरेस्ट हो जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। बेल की भी जहां तक बात है तो बेल मिलना भी ऐसे सजन्य अपराधों में मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज माना यह जाता है कि ये सोसाइटी के ऊपर एक तरह का ब्लॉट है अगर कोई आदमी इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो। रही बात ये इनकी कि काफी डेट पे डेट मिल रही है। हमारा जो बेसिक सिस्टम है बेसिकली वो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, तो हमें हमारा जो भी लॉ है वो एविडेंस के ऊपर चलता है। तो जब तक वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो ये कोई डिसीजन, कोई ऑर्डर हो नहीं पाएगा। तो इनको वो प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वो तो जो आईपीसी सीआरपीसी में डिफाइंड जो प्रोसीजर है उसको इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। जी जी।
राम जतन जी, उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ प्रीति जुड़ गई हैं औरैया से। प्रीति, सवाल पूछ सकती हैं आप। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी शादी को 7-8 साल हो गए हैं जी। हमारे हस्बैंड का हमेशा का झगड़ा करने का रिवाज रहता है। हमारे लिए कभी खर्चा नहीं देते, अपने घर वालों को पैसे देंगे, डालेंगे, सब कुछ करेंगे। हम जब मांगते तो सीधा ये बोलते हैं मर जाओ, कुछ भी करो, हम नहीं देंगे खर्चा। जी, तो आप क्या करना चाहती हैं ऐसे में? ऐसे में क्या आप केस करना चाहती हैं उनके ऊपर? हम बस मैम ये सोच रहे हैं कि कैसे भी पता चला घर अगर अपना बच रहा है तो बच्चे लेके कहाँ जाएंगे मैम। और दूसरी चीज, हमारे पास 2 बेटियां हैं और ऑपरेशन से हुई हैं, इसीलिए वो ज्यादा ड्रामा करती हैं। जी, तो क्या सलाह देना चाहेंगे प्रदीप जी आप इन्हें? जहरा जी, ये भी अपने टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन है, जी, रिलेटेड नहीं है। जी 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 जी। हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है कि आप अगर पति और पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो वो एक पिटीशन तो उनको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेंटेनेंस के अंदर आ रहा है। जो आप कह रहे हैं कि हमें कुछ भी खर्चा नहीं देते हैं और घर से कहते हैं निकल जाओ, तो ऐसे में ये पिटीशन लगाए। पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट में 14(1) में एक प्रोविजन होता है जिसमें क्रूअल्टी के अंदर आता है। उसमें अगर ये चाहें तो डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकती है। मीनवाइल जब तक अगर वो डाइवोर्स की पिटीशन डिसाइड नहीं हो और ये इनको घर में नहीं रहने दिया जा रहा, तो उसके अंदर इनको सेक्शन 125 CRPC में एक महिला कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसके तहत ये मेंटेनेंस मांग सकती है कि मेरे पति ने मुझे बाहर निकाल दिया है और मैं मेंटेन करने में असक्षम हूँ। तो बच्चों की मेंटेनेंस और वाइफ की मेंटेनेंस, ये पत्नी का अधिकार है कि अपने पति से वो मेंटेनेंस मांग सकती है। और मेंटेनेंस भी जहरा जी, ये जैसा पति का स्टेटस होगा। सपोज कीजिए किसी का हस्बैंड अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो पत्नी को जो स्टेटस भी इक्वल स्टेटस मिलेगा, ये ऐसा कानून है। तो ये बच्चे के लिए मेंटेनेंस की एक अर्जी कोर्ट में लगाए, कोर्ट डिसाइड कर देगी कि आपको इतना मेंटेनेंस मिलेगा और इनको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी कि वो डायरेक्शन दे देंगी, पुलिस को SHO को देंगी कि इनकेस अगर इनके साथ कोई बदतमीजी करे या मारा पीटी करे या किसी और तरह की यातनाएं दे तो आप पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट करें और उस पर कोई एक्शन। जी जी, प्रीति, उम्मीद है आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और प्रदीप शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी अहम बातें आपने बताई राइट टू एजुकेशन के बारे में, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को भी इससे जरूर फायदा पहुंचा होगा। तो बिल्कुल लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।